Good evening. We are going to proceed further in this chapter. Last time हम लोगों ने ग्रेट ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस ये सब टॉपिक पढ़ा था। अभी इस चैप्टर में थोड़ा टॉपिक और बचा हुआ है। उससे पहले हम लोग शुरू से एक बार इस चैप्टर का सेंट्रल थीम को रिवाइज करते हैं। चैप्टर जो है वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप का सिचुएशन के बारे में बताया गया है कि पहले यहाँ पे एक मोनार्क के अंदर काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग रहते थे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। अब धीरे धीरे उस एथनिक ग्रुप में ये रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ कि वी शुड मेक आवर ओन कंट्री। फिर उस एथनिक ग्रुप से एक लीडरशिप इवॉल्व होती है और वो लड़ती है कि हमें हमारी कंट्री दीजिए। कुछ केस में कुछ हद तक सक्सेस होते हैं वो लोग, कुछ हद तक नहीं होते हैं। फिर वहाँ के राजा लोग जो हैं, मोनार्क जो हैं, वो इस नेशन बिल्डिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो शुरू में जब नेशन स्टेट का आइडिया आया कि नेशन स्टेट के आइडिया में हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था, एक बार उसको दोबारा से देख लो। सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। तो ये जो है, और इसके साथ साथ लिबरल आइडियाज़ और डेमोक्रेसी, ये तीनों शुरू में आइडियाज़ जो हैं ये साथ साथ जा रहे थे। नेशन बिल्डिंग का मतलब हमारी एक कंट्री होगी, उसमें डेमोक्रेसी होगा और किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा और लिबर्टी रहेगी, ठीक है, यानी कि फ्रीडम रहेगा। तो इस आइडिया के साथ इस चैप्टर की स्टार्ट हुई थी और नेशनलिज्म को इन चीज़ों से एसोसिएट किया गया था, यूरोपियन नेशनलिज्म को। लेकिन बीच में इस स्टोरी में ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आता है। हम लोगों ने ये देखा था कि एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास कैसे आए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। उन्होंने आइडिया दिया था, क्या इंपॉर्टेंट आइडिया था? एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास, दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वोटिंग राइट्स की बात की थी कि कैसे सबको वोटिंग राइट्स उस समय में नहीं मिला था। जो भी मेल मेंबर्स थे जिनके पास प्रॉपर्टी था, मोस्टली उन्हीं को मिला था। फिर हम लोग कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 आए थे, क्योंकि नेपोलियन के डिफीट के बाद ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ, मेटरनिच सिस्टम। इसमें जो भी लिबरल आइडियाज थे और जो भी इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया था नेपोलियन द्वारा, तो नेपोलियन के कुछ इंस्ट्रूमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वहाँ के मोनार्क्स ने अडॉप्ट किया, लेकिन फ्रांस को वीक किया। फिर वहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो नहीं था, लोग अपने मन का कुछ बोल नहीं सकते थे, तो ये कार्टून क्लब ऑफ थिंकर्स। फिर आई बात रिवॉल्यूशनरी की, कैसे इंडिविजुअल जो है वो सीक्रेट सोसाइटी बना के नेशन बिल्डिंग का एम को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं। तो अब इसमें मजीनी की बात हुई थी। फिर आता है एज ऑफ रिवॉल्यूशन। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे टर्न आया। अब देखो, एज कंजर्वेटिव रेजिम ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions such as Italian and German state। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें, nationalism came to be increasingly associated with revolution और consolidate the power, liberalism and nationalism। तो अब यहाँ पे ये दो चीजों को साथ साथ यूज किया जा रहा है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे कल्चर हैड प्लेड द रोल इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। देश के प्रति लगाव के लिए जो कल्चर है, जो फोक स्टोरीज है, डांस है, ये सब कैसे हेल्पफुल हुई।
लैंग्वेज का रोल हमने पढ़ा था कि पोलैंड और पॉलिश लैंग्वेज का यूज एज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल किया जा रहा है, सिंबल ऑफ स्ट्रगल। और फिर हम लोगों ने देखा था कि कैसे वहां पे वीवर्स को इश्यूज हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, उनको उतना पैसा नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। अब आ जाते हैं 1848 पे। अब यहां पे एक टर्न और देखिए आप, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज था कि इन जर्मन रीजन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन जिसमें मिडिल क्लास प्रोफेशनल थे। ये इन्होंने एक स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी थी जब कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ये मिडिल क्लास आए थे और उन्होंने वीवर्स के डिमांड को नहीं रखा था तो उसको मास सपोर्ट नहीं मिला था। ये चीज पढ़ी थी हम लोगों ने, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये सब हम लोग रीड कर चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखो, यूरोप आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विथ डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। तो अब एक ही चैप्टर में हमने एक बार ये देखा कि नेशनलिज्म इज विथ डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन, लेकिन नाउ इट इज मूविंग अवे। तो शुरू में जो आइडिया लेके चले थे नेशनलिज्म का, तो वो चेंज हो रहा है, लेकिन ये कहां पे चेंज हो रहा है? ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में चेंज हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ा था और ग्रेट ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस देखा था। तो स्टोरी ये है कि लोगों ने कंट्री बनाने का उनके मन में आया, उनको लगा कि ये जो हम जैसे लैंग्वेज जैसा बोलते हैं वैसा अगर वहां तक जो लोग हैं वो अगर वो लैंग्वेज बोल रहे हैं तो हम सबको मिलके अपनी एक कंट्री बना लेनी चाहिए, बजाय कि हम किसी राजा के अंदर रहें। ठीक है, अब इसके लिए वो लिबर्टी का और डेमोक्रेसी का आइडिया को नेशन के साथ जोड़ा गया कि ठीक है अपनी कंट्री बनाएंगे, उसमें लिबर्टी होगी, उसमें डेमोक्रेसी होगी, उसमें फ्रीडम होगा। लेकिन ये लोग उस प्रॉपर तरीके से अपना कंट्री बनाने में असफल हुए, क्योंकि अब क्या देख रहे हैं हम लोग 1848 में कोशिश बहुत हुई, लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए, वॉर्स हुआ, लेकिन नाउ यहां पे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि नेशनलिस्ट कि यूरोप आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विथ डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। तो सेंट्रल थीम को समझो कि किस तरह से नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो खुद इस चैप्टर में कितना चेंज और ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पहले कुछ था, अब कुछ हो रहा है, क्योंकि इस नेशनलिज्म के पीछे के फोर्स चेंज हो रहे हैं। पहले वो इंडिविजुअल, वो जनता थी जो कंट्री बनाना चाहती थी, लेकिन अब वो इंपीरियलिस्टिक पावर आ गई, वो कंजर्वेटिव्स आ गए। देखो यहां पे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर। तो जब ये कंजर्वेटिव्स आ जाएंगे तो ये लिबर्टी और लिबरलिज्म के खिलाफ हैं, ये स्टेटस क्वो चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो जैसा है धीरे धीरे बस चेंज हो, ज्यादा चेंज ये नहीं चाहते। तो आइडिया चेंज हो गया ना। कार को चला रहे हैं लोग, एक अच्छा ड्राइवर कार अच्छे से चलाएगा, लेकिन एक गंदा ड्राइवर कार को चलाते चलाते एक्सीडेंट करेगा। तो वही वाली बात यहां पे हो गई सेकेंड फेज में। आफ्टर 1848 द कार ऑफ नेशनलिज्म इज नाउ ड्रिवन बाय सम रूड ड्राइवर्स हु आर गोइंग टू मीट विथ एन एक्सीडेंट। और ये एक्सीडेंट कहां कहां होगा? ये बाल्कन रीजन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो भी इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से इससे लिंक्ड है। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विजुअलाइजिंग द नेशन। अभी क्या है कि भाई जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, ठीक है, इटली का यूनिफिकेशन हो गया, हाँ, अब वहां के लोगों को कैसे बताओ कि आप एक कंट्री में हैं जिसका नाम इटली है, इसके प्रति आप अपना लगाव दिखाओ, रिस्पेक्ट दो इसको। तो कैसे उनको ये बताया जाएगा? उन लोगों को नहीं पता है कि कंट्री क्या है। उसको बोलेंगे इटली तो उसको ला इटालिया सुनाई दिया था कि अरे ये तो राजा की बीवी का नाम है, तो उनको नहीं समझ में आया कि इटली क्या है, बल्कि वो लोग इटालियन लोग थे। तो अब यहाँ पे विजुअलाइजिंग द नेशन कि कैसे लोगों को बताया जाए। तो यहाँ पे देखिए, while it is easy enough to represent a ruler
थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू, बट नेशन को क्या फेस दें? आर्टिस्ट इन 18th एंड 19th सेंचुरी फाउंड ए वे आउट। उन्होंने नेशन को ह्यूमन फिगर के थ्रू डिपिक्ट करना शुरू किया। जैसे ये है पोस्टेज स्टैम्प ऑफ 1850, जहां पे फिगर ऑफ मैरियन रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। तो रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोस्टेज स्टैम्प में जो ये बना हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इन अदर वर्ड दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इफ, कि वो एक आदमी है, एज इफ इट वर अ पर्सन। नेशंस वर पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। ठीक है, द फीमेल फॉर्म दैट वाज चोजन टू पर्सोनिफाई द नेशन, पर्सोनिफाई का मतलब उसको किसी जीवित व्यक्ति का रूप दे देना या किसी व्यक्ति का रूप दे देना, ताकि लोग उससे एसोसिएट कर सकें कि अच्छा ये है नेशन। क्योंकि नेशन एक एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी है जिसको कोई देखा नहीं है, सुना नहीं है। तो जो उस समय के पेंटर्स और आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने फीमेल फिगर से पोर्ट्रे किया नेशन को। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। रैदर ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कंक्रीट फॉर्म दे रहा है कि चलो आपको बताना है कि नेशन क्या है, तो किसी को जाके क्या बताओगे कि ये है नेशन, ऐसा फोटो दिखा दो ताकि लोगों को समझ में आए। दिस इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन। अब एलिगोरी क्या होता है एक बार जरा पढ़ लो। व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और ए थिंग, जिसका दो मीनिंग होता है, एक लिटरल जो कि वहां पे दिख रहा है और एक सिंबॉलिक कि वो किसको दर्शा रहा है। तो जो ये फोटो है ये फ्रांस को दर्शा रहा है। ठीक है, तो एलिगोरी हो गई ये चीज। फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगोरी। नाउ यू विल रिकॉल दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी आर्टिस्ट ने फीमेल एलिगोरी यूज करके लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को दर्शाया था। लिबर्टी के लिए रेड कैप और ब्रोकन चेन, while justice is generally blindfolded woman carrying a pair of weighing scale। तो ये सब फिगर्स से दर्शाया गया था कि ये है जस्टिस। सिमिलर फीमेल एलिगोरी वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट नेशन। अब जैसे फ्रांस में she was Christian Marianne, a popular Christian name which underlined the idea of a people's nation। अब जैसे हमारे यहाँ पे भारत माता, हर कैरेक्टरिस्टिक्स वाज ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। रेड कैप, ट्राइकलर, cockade statues of Marianne were erected in the public square to remind public of the national symbol। और लोगों को ये सब लगा के ये उनको बताना चाहते थे आप लोग इन सब से एसोसिएट करो कि अच्छा हाँ हम इस कंट्री में रहते हैं और ये कंट्री का सिंबल है, तो उससे एसोसिएट कराना, आइडेंटिफाई कराना चाहते थे कि जब ये फिगर दिखाया जाए तो आप सबके मन में एक नेशन के प्रति लगाव जो है वो उत्पन्न हो। अब जैसे झंडे को देख के क्या अच्छा फील होता है कि भाई हमारी कंट्री है, तो वो चीज है, सिंबल है। सिंबल का मतलब कि वो किसी और चीज के लिए स्टैंड करता है, एलिगोरी। सो मैरियन इमेज वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन। तो फ्रांस के लिए मैरियन, जर्मेनिया फॉर जर्मन नेशन, एंड जर्मेनिया wears a crown of oak leaves as German oak stand for heroism। और अब इस फिगर को बनाने के लिए वहां के लोकल फोकलोर या लोकल कल्चर से कुछ चीजें ले लिया उन्होंने, जैसे ये ओक लीव्स जो है वहां पे हीरोइज्म को प्रमोट दिखाता है, दर्शाता है, तो वो लगा दिया। तो ये उसी तरह से कुछ एट्रीब्यूट है, जैसे ब्रोकन चेन का मतलब फ्री होना, और ये सब ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल का मतलब सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, एंड क्राउन ऑफ ओक लीव्स का मतलब हीरोइज्म, तलवार का मतलब रेडी टू फाइट, ऑलिव ब्रांच का मतलब विलिंगनेस टू मेक पीस, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर जो है वो ये फ्लैग के बारे में, फिर रे ऑफ द सन राइजिंग का मतलब बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। तो ये सब एक सिंबल्स हैं जो कि किसी मीनिंग को दर्शाता है, और वो मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है।
अब जैसे रेड लाइट है, रेड लाइट बोलता है रुक जाओ, तो रेड लाइट एक्चुअली एक लाइट है, लेकिन ये हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि अच्छा ये जब आएगा तो हमको रुकना है। तो सिमिलरली ये सिंबल्स हैं, ये सब, ये तलवार वगैरह दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो अब नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म लास्ट सब टॉपिक। तो यहां पे देखिए, बाय द लास्ट क्वार्टर 19th century नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन द आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी। नो लॉन्गर रिटेन्ड, पहले क्या था, पहले नेशनलिज्म जो था वो आइडियलिस्टिक था, लिबरल डेमोक्रेटिक था, अब नहीं रहा वो। बट नाउ बिकम ए नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड, कि अब बस अब हमें अपना चाहिए, ये कंट्री हमने बना ली, अब इसी में सब कुछ अच्छा होता जाए बस। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट। अभी भी इंटॉलरेंट की डिबेट हम लोग कभी कभी सुनते हैं अपनी कंट्री में भी। तो इस समय में नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड वर रेडी टू गो टू वॉर। अब इंटॉलरेंट क्यों हो जाएंगे, सामने वाले को ग्रो करना है, इनको भी ग्रो करना है, इनको लगता है सामने वाला ग्रो करेगा तो इनका लॉस हो जाएगा, तो भाई अब हमें लड़ना है इनसे। तो मोस्ट सीरियस ऑफ द नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड बाल्कन्स। बाल्कन्स एरिया एक बार देखते हैं। ये देखो, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे ये रीजन जो है ना, ये ग्रीस एंड सराउंडिंग एरिया, ये बाल्कन रीजन है, जो कि ऑटोमन एम्पायर मोस्टली उसका उस समय पार्ट था, ऑटोमन एम्पायर का। सो द बाल्कन वाज द रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। ज्योग्राफिकल वेरिएशन भी है, एथनिक वेरिएशन भी है, और एथनिसिटी मतलब इतना है कि कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, इतनी सारी कंट्री है वहां पे, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो। वो जरा से एरिया में इतनी सारी कंट्री बन चुकी है अब। हर एक छोटा सिमिलर साउंडिंग सिमिलर ग्रुप जो है अपनी कंट्री के लिए लड़ने लगे वहां पे, और इनको सपोर्ट करने लगे अलग अलग लोग, ताकि जब ये सपोर्टर्स इनके अगर इसको जिता देंगे तो इन लोगों का यहां पे दबदबा बनेगा। इसलिए देखो, एक छोटी सी जगह है, इसमें 4 तरह के लोग हैं, मान लो 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर मैं एक कंट्री हूं, बड़ी कंट्री, और मैं 1 को सपोर्ट करता हूं और 1 सबसे लड़के अपना एरिया बढ़ा लेता है, तो फिर हमारा भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो गया ना। हम 1 को बोलेंगे कि यार हमने तो तुमको सपोर्ट दिया था, अब हमारा कहा मानो। तो इस तरह से कैसे नेशनलिज्म का यूज करके लोगों में लड़ाइयां हुई, ये है यहाँ पे। तो देखो, मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन, पहले नेशनलिस्ट के साथ साथ लिबर्टी की बात हो रही थी, डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, फ्रीडम की बात हो रही थी। नाउ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड नेशनलिस्ट टेंशन। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called Balkan. Balkan area हम लोगों ने अभी देखा मैप में। The Balkan was the region जहां पे ये कंट्रीज थी, और यहाँ के inhabitants were broadly known as Slavs. A large part of Balkan जो है वो Ottoman Empire के अंदर था। और जैसे कि the spread of this idea of romantic nationalism in the Balkan, जब वहां पे नेशनलिज्म का आइडिया पहुंचा और वो ऑटोमन एम्पायर जो है वो वीक होने लगा, तो छोटी छोटी कंट्री अपने आप को असर्ट करके अलग हो गई। ऑल थ्रू 19th century ऑटोनोमन एम्पायर हैज सॉट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ मॉडर्नाइजेशन से, लेकिन सक्सेस उसको नहीं मिला। एंड 1 by 1 यूरोपियन सब्जेक्ट जो है वो ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर कि भाई अब हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें भी अपनी कंट्री चाहिए। कंट्री चाहिए तो ठीक है, लेकिन अब जब छोटे छोटे एरिया में इतनी सारी कंट्री बनेगी तो ये लोग लड़ेंगे आपस में, ताकि इसकी कंट्री को ज्यादा एरिया मिल जाए। बगल वाली कंट्री बोलेगी हमको ज्यादा एरिया चाहिए, तो लड़ाई इस चीज की होगी। द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव कि वो लोग
वंस अपॉन अ टाइम एक कंट्री थे। हेंस द रिबेलियस नेशनलिटीज इन बाल्कन स्ट्रगल्ड एंड विन बैक देयर इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि छोटे एथनिक समूह जो हैं आपस में अपनी हिस्ट्री को लाके ये बोलते हैं अरे हम तो पहले से कंट्री थे, इनके अंदर आके हम लोग गुलाम बन गए, तो हमें अपनी कंट्री चाहिए। तो वो कंट्री ले ली उन्होंने लड़के उनसे। बाल्कन रीजन में इतनी सारी कंट्रीज बन गई। अब यहाँ पे देखो, एज डिफरेंट स्लैविक नेशनलिटीज स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, बाल्कन बिकम एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट। वही कन्फ्लिक्ट, 4 एग्जांपल अभी दिया ना, 1 2 3 4, तो वही उस रीजन में इतना छोटा छोटा नेशनलिटीज आ गया, डेवलप हो गया कि उनको अपना एरिया को डिफाइन करने में ही दिक्कत हो रही है। अब तो कोई किसी के एरिया में घुस रहा है, लड़ाई हो रही है उसके कारण। सो बाल्कन स्टेट वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी। ये देखो जमीन की लड़ाई एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। मैटर जो है यहाँ पे और कॉम्प्लिकेट हो गया जब बाहर से लोग इनको सपोर्ट करने लगे। क्यों करेंगे सपोर्ट? क्योंकि आपसे अभी डिस्कस किया कि अगर हमने किसी को सपोर्ट किया और वो जीत गया तो हमारा दबदबा बनेगा इस रीजन में। These rivalry were very evident in the way Balkan problem unfolded. Each power, रशिया बड़ा था, जर्मनी उस समय बड़ी थी, इंग्लैंड बड़ी थी और ऑस्ट्रो हंगेरी was keen on countering the hold of other power over Balkans and extending their own control over the area. वही क्षेत्र में दबदबा बनाना। And this led to a series of war in the region and finally First World War. तो अब ये देखो लास्ट पैराग्राफ, नेशनलिज्म अलाइंड विथ इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। बट मीनवाइल मैनी कंट्री, जिनको इन्होंने गुलाम बनाया था, मीनवाइल मैनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन इन द 19th century began to oppose imperial domination। अब नेशनलिज्म का आइडिया जब आ गया तो फिर इन्होंने लोगों को गुलाम बनाया, तो यहाँ के लोगों में भी तो अब आएगा कि हमें अपनी कंट्री बनानी है। तो यूरोपियन नेशनलिज्म तो देख लिया हम लोगों ने, यूरोपियन नेशनलिज्म गॉट अलाइंड विथ इंपीरियलिज्म कि भाई मुझे तो अब दूसरी कंट्री को शोषण करना है और अपनी कंट्री को बढ़ाना है। तो जब ऐसा हुआ तो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड, गुलाम बनाए गए थे यूरोपियन पावर द्वारा, उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया इस इंपीरियल डोमिनेशन को कि हमारे ऊपर अब राज मत करो तुम। यूरोपियन कंट्री को बोल रही है, कौन? वर्ल्ड की बाकी कंट्री। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल्ड टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन and inspired by the collective national unity forged in confrontation with imperialism। अब ये बाहर के लोग आके यहाँ पे गुलामी करवाए लोगों को और यहाँ पे हर लोगों को शोषण किया, उनको दिक्कत किया, तो ये सारे लोग इससे लड़ने के लिए एक हो गए, और एक हो गए तो ये कन्फ्रंट करने के लिए इनमें एकता आ गई और एक नेशनल यूनिटी फोर्ज हुई। So European idea of nationalism were now nowhere replicated। और हर जगह, अब जैसे यहाँ पे एक लैंग्वेज बोलने वाला एक कंट्री चाह रहा था, लेकिन अब इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हम सब एक हैं इसलिए क्योंकि हम लोग एक साथ मिलके लड़े और आजादी पाए। तो हमारा नेशनलिज्म का आइडिया अलग है। सो यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वर nowhere replicated for people everywhere developed their own specific variety। और आइडिया, लेकिन ये क्या था कि कंट्री, अपनी कंट्री, अपना नेशन स्टेट वाला आइडिया जो है वो अब यूनिवर्सल हो गया। अब सबको भाई अपना कंट्री चाहिए, तो ये वाला आइडिया यूनिवर्सल हो गया, लेकिन जो उसके पीछे का सोल मोटिव था वो चेंज हो रहा है हर जगह। जैसे हमारे यहाँ चेंज हुआ, हम लोग एकजुट हुए कि हम बाहर के लोगों को भगा सके यहाँ से और आजादी पा सके, और तब अपनी कंट्री बनी हमारी। हम लोग वो सिंगल लैंग्वेज सिंगल कंट्री वाला फॉर्मूला को नहीं अपना रहे हैं जो कि यूरोपियंस ने अपनाया था। यूरोपियन नेशनलिज्म जो है, यूरोपियन क्या बोलता है, एक राजा के अंदर डिफरेंट एथनिक ग्रुप। अरे तो यहाँ पे इंडिया में देख लो कितने डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, तो इसका मतलब तो हमारे यहाँ पे तो कितनी सारी कंट्री होनी चाहिए। तो लेकिन वही बात है, जो नेशन वहां पे बना उसके पीछे का आइडिया था कि एक लैंग्वेज जो बोलेगा वो एक कंट्री पाएगा, लेकिन इंडिया के नेशनलिज्म का आइडिया अलग है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हम लोगों का मेन
ख़त्म होता है। अब डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में, और थोड़ा जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और इटालियन के बारे में थोड़ा स्टोरी जो कि इसमें मिसिंग था।